हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। सॉरी, कल की क्लासेस नहीं हो पाई थी कुछ रीजंस की वजह से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएसएससी यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, जो आपका 2/6/2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम का है ये, आप ध्यान देना, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है ये। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आज 10 से 15 क्वेश्चन करवा देंगे आपका, फिर नेक्स्ट इसका पार्ट जो होगा वो हम आपको कल कराएंगे। ठीक है, और एक बात और अभी बताना चाहेंगे कि आपका जो वैकेंसी आया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का IOCL में, ठीक है, और बहुत सारे वैकेंसी आए हैं, तो आप लोग चेक कर लेना वेबसाइट पे। पहले तो IOCL का चेक कर लेना, उसके बाद आपका NPCIL में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लगभग 30-32 को सीट है। आप लोग चेक कर लेना वहाँ पे जाके, ठीक है, और फॉर्म अप्लाई कर देना, अभी डेट है उसका। तो अगर मेरे पास वैकेंसी लिंक रहा तो हम उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। फिलहाल आप लोग उसके वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है, श्रेणी RLC परिपथ के अनुनाद पर, यानी कि एट रेजोनेंस ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट, ये क्या होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है फर्स्ट में, ये बोल रहा है कि धारिता प्रतिघात प्रतिरोध के समान होता है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है, या फिर ये जीरो होता है, या फिर ये बोल रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इंडक्टिव रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, सम के बराबर होते हैं। आप लोग को इसका आंसर बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, ये आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। किस सिचुएशन में, जब आपका RLC सर्किट सीरीज में हो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका क्या होता है, समीकरण बनता है, वो बनता है XL बराबर क्या बनता है, XC बनता है। ठीक है, क्या बनता है, XC बनेगा। ओके, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है, तो इसका हमेशा शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर जो होगा, ठीक है, पावर जो फैक्टर होता है, इसका पावर फैक्टर हमेशा क्या रहेगा, यूनिटी रहेगा। कितना रहता है, यूनिटी रहेगा। ठीक है, यूनिटी रहेगा। तो ये सब चीजें आप लोग नोट डाउन करना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक N प्रकार का अर्धचालक को बनाने के लिए सिलिकॉन के साथ जोड़ा जाने वाला जो अशुद्धता होता है वो कौन सा होता है, यानी कि इम्प्योरिटी टू बी एडेड टू सिलिकॉन मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका सेमीकंडक्टर बनता है एन टाइप का और जो पी टाइप का, ठीक है, तो दोनों टाइप का आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पता होगा कि कौन सी इम्प्योरिटी उसमें मिलाई जाती है। ठीक है, तो एन टाइप का पूछ रहा है तो इसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है ये पहले आपको जानना पड़ेगा। ठीक, तो पहली अशुद्धि आपकी कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद आपका होता है फास्फोरस होता है। क्या होता है, फास्फोरस होता है। उसके बाद होता है आर्सेनिक होता है। ठीक है, क्या होता है, आर्सेनिक होता है। जब आप इसका पूरा थ्योरी पढ़े होंगे तो वहाँ पे पेंटावायलेंट और ट्राईवायलेंट पढ़े होइएगा, है ना, तो वो इस तरीके से आपको नाम याद रखना है। क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है। उसके बाद आपका एक और आता है एंटीमनी, हम लोग इसको कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, बिस्मथ आता है। ठीक है, बिस्मथ आता है, जो कि आपका किस में मिलाया जाता है, एन टाइप में मिलाया जाता है। ठीक है, ये सारे किस में मिलाए जाते हैं, एन टाइप में मिलाए जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है। तो ये अगर नाम याद है तो आप लोग देख सकते हैं, आर्सेनिक है,
गैलियम है, एल्युमिनियम है या बोरोन है। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, आर्सेनिक दे रखा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग पी टाइप में चलते हैं, पी टाइप का भी हम बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया हर एक एग्जाम में। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे पूछ देता कि पी टाइप के बारे में, तब आपको याद क्या रखना है, पी टाइप में क्या होता है। तो पी टाइप के लिए आपको याद क्या रखना है, बोरोन होता है। ठीक है, आप देखिएगा ये क्या होता है, बोरोन होता है। उसके बाद इसमें गैलियम भी मिलाया जाता है, एल्युमिनियम भी मिलाया जाता है। उसके बाद एक और आता है थैलियम। ठीक है, क्या आता है, थैलियम आता है। नेक्स्ट आता है इंडियम, है ना, कौन सा, इंडियम। तो ये जो है ना, मतलब कि पी टाइप में एल्युमिनियम, गैलियम, बोरॉन, थाइलिन और इंडियम मिलाए जाते हैं। तो ये सारे नाम आप लोग याद रखना कि कोई भी अगर एन टाइप पूछे या पी टाइप पूछे, दोनों में से कोई भी हो, तो आप लोग उसको आराम से आंसर कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आर्सेनिक हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि IC555, क्या पूछ रहा है, IC555 का मुख्य अनुप्रयोग पूछ रहा है कि मतलब व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ IC555, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है काउंटर में, टाइमर में, कंपरेटर में या फिर एम्पलीफायर में। सबसे पहले ध्यान रखना कि ये जो IC555 होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइमर IC555 कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टाइमर IC555 कहते हैं। तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो 555 टाइमर IC होता है, इसमें 3 किलो का तीन क्या लगा रहता है, 5 किलो का 3 रेजिस्टेंस लगा रहता है। ठीक है, क्या लगा रहता है, 5 किलो ओम का 3 रेजिस्टेंस इसमें लगाए जाते हैं। इसका यूज तो टाइमर में किया जाता है। ठीक है, टाइम डिले के लिए, जहाँ पे भी आपको सिग्नल में टाइम का डिले कराना होगा, तो वहाँ पे टाइम डिले में यूज किया जाता है। वो भी टाइम डिले इसका कितना रहता है, मिली सेकेंड में रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, मिली सेकेंड में रहेगा। उसके बाद 555 टाइमर IC से आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, यानी कौन कौन से सर्किट बना सकते हैं। तो आपका जो मल्टी वाइब्रेटर बनाया जाता है, तो मल्टी वाइब्रेटर को बनाने के लिए आप लोग 555 टाइमर IC का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सा मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं, और स्टेबल होता है। ठीक है, कौन सा होगा, और स्टेबल होता है। ओके, उसके बाद आपका होता है मोनो स्टेबल होता है, 3 तरह का होता है। और एक कौन सा होता है, बाय स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये आप क्या करते हैं, 555 टाइमर IC से यूज 555 टाइमर IC यूज करके बनाते हैं। उसके बाद इसका उपयोग जो होता है हम लोग कंपरेटर में भी करते हैं। ठीक है, कंपरेटर के लिए भी करते हैं, जिसका सॉरी कंपरेटर इसका सॉरी ये सारे यूज हम कहाँ करते हैं, 555 टाइमर IC के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये कंपरेटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपरेटर आपका जो होता है वो क्या होता है। कंपरेटर को हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी जो आपका अल्फाबेट होता है उसमें आपका क्या करता है, कंपैरिजन करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, या कौन बराबर है। एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर तो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी कि उसको बढ़ाता घटाता है, ऐसा। ठीक है, और काउंटर क्या करता है, तो किसी भी नंबर सिस्टम को काउंट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, 4 LED के बारे में पूछ रहा है। LED प्रकाश का उत्सर्जन तब करती है जब वह डैश होती है, यानी कि एन LED एमिट्स लाइट व्हेन इट इज, क्या वो फॉरवर्ड वाइस में रहेगी तब वो वर्क करेगी, या रिवर्स बायस में रहेगी तब अनबायस रहेगी, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो सभी लोगों को पता होगा कि जो LED होता है क्या करता है, लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और अगर इसका सिंबल देखा जाए तो क्या होता है, सिंबल इसका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये लाइट को क्या करती है, उत्सर्जित करती है।
है ना, लाइट को उत्सर्जित करती है। तो ये कुछ ऐसा इसका सिंबल होता है। और ये किस कंडीशन में होता है आपका, जब आप इसको क्या करते हो, फॉरवर्ड बायस में लगाते हो। अगर आप इसको रिवर्स बायस में लगाओगे यानी यूज करोगे तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग हमेशा याद रखना कि फॉरवर्ड बायस में यूज करती है। और ये क्या एमिट करती है यानी उत्सर्जन करती है, तो लाइट को ये उत्सर्जन करती है। ठीक है, और इसका पावर गेन की बात करें तो इसका पावर गेन जो होता है, ठीक है, कहाँ होता है पावर गेन इसका, कितना होता है, मिली वॉट होता है। कितना होता है, मिली वॉट होता है। समझ आ गया। और अगर इसमें आप यूज करते हैं सेमीकंडक्टर की बात अगर करेंगे तो इसमें कौन सा सेमीकंडक्टर का यूज, ये कौन से सेमीकंडक्टर यूज करके बनाए जाते हैं, गैलियम आर्सेनाइड का, GaAs, ठीक है, AS। तो याद रखिएगा गैलियम आर्सेनाइड का यूज करके हम लोग एलईडी को बनाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से ये सारी चीजें आप लोग देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 5 नंबर, एक जर्मेनियम डायोड की वोल्टता में कटौती यानी कि कट इन वोल्टेज जर्मेनियम डायोड इज, जर्मेनियम डायोड का कट इन वोल्टेज पूछ रहा है कि कितना होता है। ठीक है, तो कट इन वोल्टेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। देखो, ये आपका क्या होता है, ग्राफ होता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये यहाँ पे देखोगे तो ये क्या होता है, V0 होता है, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होता है क्या होता है, 0 होता है। और जब आप क्या करते हो, वोल्टेज को बढ़ाते हो तो क्या होता है, आपका जो करंट होता है ये कुछ ऐसे बढ़ता है। ओके, और यहाँ पे एक चीज और देना, जो जितना वोल्टेज इसको आप बढ़ाते हो उतना ही क्या करते हैं, जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये वोल्टेज आपका क्या करता है, पीछे कुछ जाके कुछ ऐसे रन करेगा, है ना, इस तरह से। तो ये आपका क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो इसमें जो कट इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, यानी कि अगर कट इन वोल्टेज की बात करें तो ये क्या होता है, बोलता है कि अचानक, जैसे कि ये आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ने पर अचानक से जो करंट क्या होता है, बढ़ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कट इन वोल्टेज। क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो कट इन वोल्टेज इसका क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है। समझ आया, क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है। ये एक तरह का सेमीकंडक्टर है। समझ आ गया होगा, क्या होता है, ये एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे, एक विद्युत रोधी के लिए सबसे वांछनीय गुणधर्म क्या होता है, यानी कि विच इज द मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर, इंसुलेटर का सबसे अच्छा गुण क्या होता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में बता रहा है कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, या फिर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि आपका जो इंसुलेटर होता है वो किसी भी सर्किट में यूज, जैसे कि अगर आप कंडक्टिविटी चालकता की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई भी चालकता का तो गुण मौजूद नहीं होता है, तो कोई भी चालकता नहीं होगा, मतलब कि कंडक्टिविटी वाला तो ऐसे ही आपका नहीं होगा। दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है बचा और दूसरा बचा, तो यहाँ पे यांत्रिक शक्ति नहीं होगा, मैकेनिकल पावर तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बच रहा है आपका, ए नंबर, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो इंसुलेटर जो होता है उसमें क्या होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, ये आप इसका सबसे अच्छा गुणधर्म माना जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघटक प्रिंटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखो, जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, सॉरी इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला जो 6 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें तो आपका मैंने जो जर्मेनियम डायोड था इसका बता दिया है। यहाँ पे इसके साथ आपका आता है सिलिकॉन वाला। ठीक है, ये भी हम भूल गए यहाँ पे बताना, ये काफी ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका आपका जब वोल्टेज कट इन वोल्टेज पूछेगा तो आपको याद रखना है कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है,
तो जब जर्मेनियम आता है वहाँ पे सिलिकॉन को आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। ओके, चलो अब आते हैं कि आपका जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये होता क्या है, ये ध्यान रखना है। देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है उसमें क्या होता है, साउंड होता है। जैसे कि अगर आप लोग क्या करते हो, हम लोग जाते हैं कहाँ पे, टाइपिंग सीखने के लिए, है ना। तो ये क्या होता है, ये इस तरह से एक बोर्ड बना होता है, एक कह सकते हैं मशीन बना होता है। यहाँ पे बहुत सारे आपके क्या रहते हैं, बटन रहते हैं, ठीक है। तो ये जब बटन आप क्या करते हो, टच करते हो, तो यहाँ पे जो भी आपका क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी पेपर लगा हुआ रहता है, तो जब आप इस बटन को क्या करते हो, टच करते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक दूसरे से क्या करता है, टकराता है। टकराने की वजह से इसमें जो एक क्या होता है, साउंड जेनरेट होता है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं संघटक यानी इम्पैक्ट प्रिंटर। साउंड होता है उसको हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे साउंड नहीं होता है, जिस प्रिंटर में साउंड नहीं होता है, साउंडलेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, तो अब आपको ना इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि जो भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो आपके होते हैं, ठीक है। समझ आया, जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे उसमें आपके क्या होंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो तो साउंडलेस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, साउंडलेस होते हैं। जिसमें आपके क्या आते हैं, साउंडलेस में लेजर प्रिंटर होगा, इंकजेट प्रिंटर होगा, बबल जेट प्रिंटर होगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग कि जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैंने आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसलिए बता दिया है क्योंकि जब आप क्या करते हो, टाइपिंग करते हो, या जैसे जैसे देखते हो कि आप लोग कहीं पे भी टाइपिंग करने जाते हो तो वहाँ पे जो भी प्रिंटर लगे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको कहाँ मिलेगा, तो जब भी आप कहीं पे एटीएम वगैरह में जाते हो, है ना, एटीएम में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आराम से जब आप क्या करते हो, पैसे निकालते हो, तो वहाँ पे बिना साउंड के एक रिसिप्ट आपको मिल जाता है ना। उसको हम लोग कहते हैं नॉन इम्पैक्ट। उसके बाद जब आप बस कंडक्टर के पास जाते हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे जो पैसे देने के बाद आपको एक पेपर रिसिप्ट देता है, वो आपका जो होता है वो भी नॉन इम्पैक्ट में आता है, यानी कि साउंडलेस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण नेटवर्क संस्थापित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आप लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिली होगी। नेटवर्क टोपोलॉजी में आपका कौन कौन सा आता है, स्टार आता है, रिंग आता है, बस आता है, लेकिन डेजी चेन यहाँ पे नहीं है, ये इसका नेटवर्क टोपोलॉजी का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना, एक और आता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी में, हाइब्रिड आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब भी यहाँ पे पूछेगा हाइब्रिड, तो हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी। और ये हाइब्रिड जो होता है ना, ठीक है, हाइब्रिड कहने का मतलब है कि ये सारे का मिला के एक नेटवर्क को बनाना, जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड नेटवर्क, ठीक है। यानी कि आपके पास एक ही वाईफाई है, ठीक है, आप इधर से भी कनेक्ट कर दो, इधर से भी कर दो, इधर से भी, मतलब चारों तरफ से कनेक्ट कर दो सारे के सारे, तो वही आपका क्या होता है, हाइब्रिड हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर आपका हो जाएगा 4, डेजी, यानी डी हो जाएगा, डेजी चैन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे उच्च चालकता वाली जो धातु होती है वो कौन सी होती है, विच मेटल हैज़ अ हाईएस्ट कंडक्टिविटी। तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी जो होता है वो किसका होता है, सिल्वर का होता है, ठीक है, सिल्वर का होता है। इसको अगर ऐसे देखा जाए कि सबसे हाईएस्ट किसका होता है, फिर थोड़ा कम किसका होता है, तो सबसे पहले नंबर पे तो आपका आता है सिल्वर होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका कौन सा होगा, कॉपर होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा होता है, तीसरे नंबर पर आपका गोल्ड होता है। और जो चौथा नंबर होगा, ठीक है, चौथा नंबर वो कौन सा आएगा, उस पे एल्युमिनियम होता है। समझ में आया क्या, यानी कि सिल्वर का सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट नंबर, कॉपर का होगा सेकेंड नंबर, गोल्ड का थर्ड नंबर, और जो एल्युमिनियम होगा उसका हो जाएगा फोर्थ नंबर। तो इस तरह से आप लोग क्या करना, याद रखना, ये आपका याद रखने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन से विद्युत रोधी में उच्च तापमान को सहने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर हैज अ बेटर कैपेसिटी विद स्टैंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को सहने की जो क्षमता होती है वो किसकी होती है, ठीक है, किसकी होती है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेफ्लॉन का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है, वेल्केनाइज इंसुलेटेड रबड़ का होता है, या फिर पेपर का होता है। आप लोग को आंसर करना है सबसे हाईएस्ट किसका होता है, ठीक है। तो बताइएगा कि सबसे हाईएस्ट जो होता है वो किसका होता है। तो ध्यान रखना, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कौन मेजर कर सकता है, यानी सह सकता है, वो हो जाएगा टेफ्लॉन का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। चलो, और यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में तो आपको याद रखना है 300 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि सबसे क्या होता है, हाई होता है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 11 नंबर में, एक दोलन रस्सी में एकल स्पंद को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो ट्रिगर है, ट्रिगर विधि वो कौन सी होती है, यानी कि विथ व्हाट ट्रिगर मोड इज यूज टू कैप्चरिंग अ सिंगल पल्स एंड ऑस्किलोस्कोप। तो क्या वो उसमें ऑटो होता है, नॉर्मल होता है, एज होता है, या फिर स्टेप होता है। आप सभी लोग बताइएगा कि आपका जो ऑस्किलोस्कोप होता है उसमें जो ट्रिगर मोड होता है उस कैप्चर करने के लिए वो किस टाइप का ट्रिगर मोड का यूज हम लोग करते हैं, ये बताना है आप सभी को, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें जो ट्रिगर होता है ना, वो ट्रिगर कैसा होता है आपका, ये ट्रिगर आपका नॉर्मल तरीके का होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ऑटो दिखेगा लेकिन ऑटो नहीं होता है, ये कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि 1.5 वोल्ट 2 एम्पियर आवर रेट पर किए हुए सेल का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा संरूपण 6 वोल्ट बैटरी को 4 एच दे सकता है। यानी कि जब पूछ रहा है कि आपका एक बैटरी है, ठीक है, सॉरी सेल है, आप उसका यूज कर रहे हो, ओके। तो उस सेल का यूज आप सॉरी सेल का जो वैल्यू है वोल्टेज वो 1.5 वोल्ट है, और उसका जो आवर दिया हुआ है एम्पियर आवर वो है 2 एम्पियर आवर, ठीक है। तो आप उस सेल को कैसे कनेक्ट करोगे कि आपका जो कनेक्ट वोल्ट है वो 6 वोल्ट बैटरी और 4 एम्पियर आवर दे देगा, है ना। तो जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तब देगा, यानी चारों सेल को सीरीज में करोगे तब देगा, 4 सेल को पैरेलल में करोगे तब देगा, या फिर 2 पैरेलल रहेगा और 2 सेल क्या रहेगा, 4 सेल क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा। 4 सेल आपका पैरेलल रहेगा या 2 सेल आपका सीरीज रहेगा। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर बताइएगा सभी लोग, इसको कैसे आप लोग कनेक्ट करोगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 13 है। अब 13 का आंसर आप सभी लोग को बताना है कि क्या होगा। तो याद रखिएगा कि ये इसका आंसर जो हो जाएगा सी होगा, क्योंकि जब क्या होता है दो को आपको क्या करना होता है, पैरेलली कनेक्ट करना होगा, और 4 को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वहां पे जो आपका एम्पियर आवर है और जो वोल्ट है वो आपका ये देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है दिए गए परिपथ में, यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है सर्किट, उसमें आपको ए और बी के बीच में प्रभावी प्रतिरोध का पता लगाना है। यानी कि ए और बी, यानी कि ये वाला जो आपका क्या है प्रतिरोध है, इसके बीच का आपको प्रतिरोध का पता करना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आपका जो पैरेलल, मतलब कि जब आप क्या करते हो लास्ट इस तरफ से क्या करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो जब आप इधर से चलते हो तो इधर से आपका ये दो पैरेलल वाला दिखता है ना। और जब आप जानते हो कि दो रेजिस्टेंस को पैरेलली अगर आप सॉल्व करते हो तो दोनों वैल्यू का क्या होता है, प्लस करके और क्या करते हैं उसको हाफ कर देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 400। अब 400 का आधा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 200। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है 200 हो गया। अब यहाँ पे आपका ये 100 दिया हुआ है, तो ये दोनों को आपने ऐड किया है। ऐड करने के बाद जो वैल्यू बन जाएगा वो आपका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा ना, ये दोनों मिला के एक रेजिस्टेंस। अब ये जो बनेगा ये 200 का। तब अब सीरीज में जोड़ना है आपको 100, और यहाँ पे कौन सा आ रहा है 100, तो ये 2 और ये 100, यानी कि ये टोटल का वैल्यू क्या बन गया 300। यानी कि यहाँ पे ये सबका वैल्यू यहाँ पे जो बनता है वो कितना बन जाएगा 300। ठीक है, एक रेजिस्टेंस। ओके, चलो अब आते हैं इसके पर। अब यहाँ से वैल्यू देखो, ये दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 और 50 यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से चेक करना है कितना होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने चेक गलती कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये तो आपका 100 हो गया और ये आपका कितना होगा 200। अब ये सीरीज में आ गया है ना, कैसा आ गया, अब ये दोनों आपस में एक इधर से बन जाएगा, एक इधर वाला बनेगा। तो ये दोनों को सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो सीरीज में 100 वैल्यू इसका है और 200 इसका है, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ और देखो आप सभी लोग, 300 ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ से पूरा कंप्लीटली बन गया आपका। ठीक है, ये वाला। अब ये भी आपका 300 है और ये भी आपका कितना है 300। अब ये दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से जो आपका वैल्यू बनेगा वो कितना बन जाएगा 150 बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ए और बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 150 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एम वी मॉड्यूलेशन प्रवृत्ति डैश है एन ए एम डी मॉड्यूलेशन टेक्निक है। इसमें आपका टेक्निक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टेक्निक होते हैं, देखो फेज लॉक्ड लूप नहीं होते हैं, रेशियो डिटेक्टर भी नहीं होते हैं, डिटेक्टर वाला तो बिल्कुल नहीं होगा आपका। ठीक है, रेशियो डिटेक्टर नहीं होगा, लुकअप ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपका जो फेज होता है वो क्या होता है, एनवेलप डिटेक्टर होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से आगे चलेंगे, और तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और इसको ध्यान से सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाते जाना और अच्छे से याद रखना। ओके, हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डीएमआरसी डीआरडीओ कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकते हैं लेकिन जो थ्योरी है तो थ्योरी आपके कभी चेंज नहीं होते हैं, तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।